दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले A414 इंजनों को भारत 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में भारत में ही बनाने वाला है। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के तरफ से लगभग इस डील को हरी झंडी दिया जा चुका है और जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में इस डील के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया जाएगा। पर दोस्तों अब रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल मात्र इंडियन एयरफोर्स के और भारतीय इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के लिए ही इन इंजनों का मतलब A414 इंजनों का निर्माण नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक इरादा ये भी है कि इन इंजनों को भारत में प्रोड्यूस करके अन्य देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाए। अब दोस्तों देखा जाए तो लंबे समय से भारत के द्वारा केवल मात्र इंडियन आर्म फोर्सेस को ही इंडिजीनियस करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, बल्कि इंडिजीनियस डिफेंस इक्विपमेंटों को एक्सपोर्ट करने को लेकर भी अपना प्रयास चलाया जा रहा है। और इस प्रयास में हाल ही में भारत को कई सारे बड़े सफलताएं भी मिला है और इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के तरफ से हाल ही में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया और ये अनाउंसमेंट बेसिकली टाइम्स नाउ समिट के दरमियान किया गया है और इसे इंडिया अनस्टॉपेबल नाम दिया गया है। बेसिकली इस अनाउंसमेंट के तहत इंडिया का जो फोकस है वो एरोस्पेस सेक्टर के तरफ है और इंडिया अपने द्वारा निर्माण किए जाने वाले इक्विपमेंटों को एक्सपोर्ट करेगा। डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के तरफ से ये भी अनाउंस किया गया है कि इंडिया फिलहाल इंडिजीनियस इंजन टेक्नोलॉजी और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किए जाने वाले इंजनों को एक्सपोर्ट करने की तरफ भी फोकस केंद्रित कर रहा है। इवन दोस्तों इस दरमियान डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि किस तरीके से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उसके शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड A414 और कावेरी जैसे स्वदेशी इंजनों के डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा है और इन संस्थाओं का फोकस केवल मात्र भारत को ही इंडिजीनियस करना नहीं है, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में भी भारत के जो कदम है उसे मजबूत करना है। और दोस्तों ये जो A414 इंजन है जो कि अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से निर्माण किया हुआ इंजन है, इसे लेके भारत और अमेरिका के बीच में फिलहाल 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इन इंजनों को भारत में निर्माण करने को लेकर नेगोशिएशन चल रहा है। और रिपोर्टों में यह भी साफ किया जा रहा है कि शायद इस साल के अंत तक भारत और अमेरिका के बीच में इन इंजनों को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर हो जाए और अगर ऐसा होता है तो साल 2027 तक भारत में पहला लोकली मैन्युफैक्चर A414 इंजन भी बन जाएगा और साल 2030 तक कम से कम इन इंजनों में 80% तक इंडिजीनियस कंटेंट का उपयोग किया जाएगा। मतलब ये इंजन केवल मात्र अमेरिका के द्वारा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में ही भारत में नहीं बनाया जाएगा, बल्कि भारत की तरफ से निर्माण किया हुआ इक्विपमेंटों को भी इन इंजनों में इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि भारत के खुद के इकोसिस्टम मतलब इंजनों को डेवलप करने के जो इकोसिस्टम है उसमें भी मजबूती आएगा और दूसरी तरफ इससे भारत को भी इंजनों के रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मिलेगा और भारत अपने खुद के सप्लाई चेन को भी मजबूत कर सकेगा। इवन इसके अलावा रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि ये जो A414 इंजन है इसका उपयोग केवल मात्र तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों में ही नहीं बल्कि साथ ही साथ AMCA मार्क 1 जैसे एयरक्राफ्टों में भी किया जाएगा और आने वाले 20 सालों तक कम से कम भारत के द्वारा ऐसे 400 इंजनों को निर्माण किया जाएगा ताकि भारत अपने रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और दोस्तों ये 400 इंजनों का जो रिक्वायरमेंट है ये तो केवल मात्र भारत के इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के लिए है, जबकि अगर एक्सपोर्ट मार्केट में भी इन इंजनों को उतारने को लेकर भारत की तरफ से अपना प्रयास चलाया जा रहा है तो नो डाउट इन इंजनों को और बड़े संख्या में भारत में बनाया जाएगा। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो A414 इंजन है ये असल में काफी फेमस इंजन है जिसका उपयोग अमेरिका अपना F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्टों में तो कर ही रहा है, साथ में दुनिया में और भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्ट है जिसमें कि A414 इंजनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ से निर्माण किया हुआ JS-39 ग्राइफिन EV एक प्रमुख एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके अलावा साउथ कोरिया के KF-21 बॉर्डमेर जैसे एयरक्राफ्टों में भी इन्हीं इंजनों का उपयोग किया जा रहा है। वहीं पे दोस्तों श्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह भी साफ किया गया है कि भारत AMCA मार्क 2 एयरक्राफ्टों के 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को लेकर भी काम कर रहा है और पैरेलली इन दोनों इंजनों को लेकर भारत के द्वारा एक ही साथ काम किया जा रहा है। 110 से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को बेसिकली भारत विदेशी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर में बनाना चाहता है, जिसमें कि इन इंजनों के ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और एक्सपोर्ट राइट शेयरिंग ऑर्डर भी भारत के हाथ में रहे। वहीं पे इन इंजनों को बनाने को लेकर फिलहाल भारत का जो चर्चा है वो फ्रेंच कंपनी सैफ्रॉन, ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयस और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ चल रहा है और फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन तीनों ही अपने अपने नए नए इंजनों का ऑफर भारत के सामने रखा है। लेकिन अगर इन तीनों देशों में से किसी एक देश को सबसे स्ट्रॉन्ग देखा जा रहा है तो वो है फ्रांस, जो कि भारत के सामने संपूर्ण रूप से एक नए इंजनों को डेवलप करने को लेकर प्रस्ताव रखा है, जबकि इसके अलावा ब्रिटेन के द्वारा भी लगभग इसी तरीके का प्रस्ताव भारत के सामने रखा गया है। लेकिन फ्रांस के प्रस्ताव को यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग या फिर कहे तो सबसे आगे इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस के जो राफेल एयरक्राफ्ट है वो भारत के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और फ्रांस की तरफ से राफेल एयरक्राफ्टों के भी MRO फैसिलिटी के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी भारत में बनाने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। वहीं पे दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि भारत अपने कावेरी मार्क 2 एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेकर या फिर कहे तो कावेरी 2.0 इंजनों को लेकर भी काम कर रहा है और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजनों को लेकर जो पहला सफलता मिला है इसके बाद
शायद जल्द ही भारत के पास अपना खुद का स्वदेशी 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले कावेरी 2.0 इंजन हो। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे इंडियन एयरफोर्स नए इंजनों के साथ अपने ताकत को मजबूत करना चाहता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन नेवी नए सबमरीनों के साथ अपने ताकत को मजबूत करने को लेकर जो प्लान आगे बढ़ा रहा है, उसमें अब एक नए एनहांसमेंट को इंडियन नेवी के तरफ से जोड़ा जा रहा है। दोस्तों मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक एक तरफ जहां पे प्रोजेक्ट 75I मतलब इंडियन नेवी के नेक्स्ट जनरेशन के डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को लेके फ्रांस और जर्मनी दोनों ही देश प्रयास कर रहा है, तो वहीं पे इंडियन नेवी भी फ्रांस और जर्मनी में इन नए सबमरीनों के एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को लेके भी संभावनाओं को तलाश रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक हाल ही में ही इंडियन नेवी के एक टीम जर्मनी का विजिट किया था और इस विजिट का जो असल मकसद था वो जर्मनी के द्वारा प्रोजेक्ट 75I मतलब नेक्स्ट जनरेशन के सबमरीन में भारत के सामने ऑफर के तहत रखा गया टाइप 214 या फिर कहे तो U214 सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों के एवोल्यूशन प्रोसेस था, ताकि जांचा जा सके कि ये जो सिस्टम है ये कितना कारगर है और भारत का जरूरतों को कितना हद तक पूरा कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम असल में डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऐसे सबमरीनों को लंबे समय तक पानी के नीचे रहने में मदद कर सकता है और बिना पानी के ऊपर आई यह सबमरीन अपने बैटरीज को चार्ज भी कर सकता है और करीब करीब 2 से 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रह भी सकता है, जिससे कि सबमरीनों के स्टेल्थ फीचर में तो इंप्रूवमेंट होता ही है, साथ में सबमरीनों को दुश्मन के द्वारा डिटेक्ट कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इवन इन सिस्टमों से सबमरीन दुश्मन के तटों के काफी नजदीक तक जाके भी सर्विलेंस इवन माइन लेइंग के काम को अंजाम दे सकता है और दुश्मन के तटों के काफी नजदीक लंबे समय तक रह के दुश्मन के ऊपर निगरानी भी रख सकता है। और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी के जिस टीम का जर्मनी का दौरा हुआ है, असल में उस दौरे के दरमियान इस टीम के द्वारा जर्मनी के जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम है उसके फील्ड इंस्पेक्शन को अंजाम दिया गया है, ताकि ये मोस्ट इफेक्टिव सिस्टम्स के परफॉर्मेंस और इफेक्टिविटी को जांचा जा सके। और दोस्तों ये इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इसी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों के शर्तों के कारण कई सारे कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट 75I में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है और इंडियन नेवी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों के ऊपर अधिक जोर दे रहा है, क्योंकि बिना इसके सबमरीनों के जो कैपेबिलिटी है वो लगभग आधा हो जाएगा। हालांकि दोस्तों एक समय तक प्रोजेक्ट 75I में ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों के शर्तों के कारण जर्मनी को ही केवल मात्र दावेदार के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन अब इस दावेदारी में स्पेन का भी हिस्सा आ चुका है और स्पेन की तरफ से अपने S80+ क्लास के सबमरीनों का प्रस्ताव रखा गया है। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो S80+ क्लास के सबमरीन है ये भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों से लैस है। हालांकि ये जो सबमरीन है ये ऑपरेशनल ना होने के कारण एक समय तक स्पेन भारत के इस प्रोजेक्ट 75I के टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंडियन नेवी के शर्तों के मुताबिक जिन सबमरीनों को इसमें पार्टिसिपेट किया जाना था उन सबमरीनों के पास एक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम ऑपरेशनली होना चाहिए। पर अब बताया जा रहा है कि स्पेन के पास ये S80+ क्लास के सबमरीन कमीशन हो चुका है, जिसके बाद स्पेन भारत के शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार है। और रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि प्रोजेक्ट 75I को लेके भारत के जैसे टीम के द्वारा जर्मनी का विजिट किया गया है, लगभग उसी तरीके के एक टीम का विजिट स्पेन का भी होगा और यहाँ पे S80+ क्लास के सबमरीनों में इस्तेमाल होने वाले एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों के फील्ड ट्रायल लिया जाएगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे जर्मनी केवल दावेदार नहीं है, बल्कि जर्मनी के सामने स्पेन एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में उभर के आगे आ रहा है और स्पेन के तरफ से तो भारत के सामने अपने सबमरीनों को लेकर जर्मनी से भी आगे बढ़ के ऑफर रखा गया है। जबकि दूसरी तरफ अगर जर्मनी को देखा जाए तो एक समय तक जर्मनी इंडियन नेवी के टेंडर में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि इसमें मेक इन इंडिया इनिशिएटिव और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का शर्त था। हालांकि अभी भी जर्मनी की तरफ से कई तरीके के शर्तों को रखा जा रहा है, जिनमें इंडिया की तरफ से निर्माण किया हुआ इक्विपमेंटों को इस्तेमाल करने के लिए जर्मनी जहां पे आनाकानी दिखा रहा है, तो वहीं पे जर्मनी इस डील को असल में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत चाहता है। लेकिन स्पेन का यहाँ पे एंट्री होने के बाद एक तरीके से जर्मनी का परेशानी बढ़ चुका है और मुझे नहीं लगता है कि स्पेन के इस एंट्री के बाद भारत इन सबमरीनों के डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत कभी भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि ये जो डील है ये अब डेडलॉक जैसे सिचुएशन में नहीं फंसा हुआ है और ये शायद टेंडर के अंतर्गत आगे बढ़े। और अगर टेंडर के अंतर्गत आगे नहीं भी बढ़ता है तब भी भारत की तरफ से दोनों सबमरीनों को जांचा जाएगा और ये देखा जाएगा कि भारत के सामने ऑप्शन के रूप में कौन सा सबमरीन बेहतर है और कौन सा सबमरीन का कीमत भारत के सामने सबसे सुइटेबल है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत के द्वारा जर्मनी और स्पेन के सबमरीनों के बीच में कौन से सबमरीनों को चुना जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।